बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। तीन इसके नाम होते हैं। कैल्विन साइकिल के हम इसको कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी इसको कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और C3 पाथवे भी इसको हम कहते हैं। तो चार इसके बेसिक नाम होते हैं। डार्क रिएक्शन हो गया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो गया, कैल्विन साइकिल हो गया और इसको क्या कहते हैं, C3 पाथवे कहते हैं। तो अब इसको बेटा ये सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था, उसका नाम था मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया था बेटा। मेल्विन कैल्विन ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और उसी मेल्विन कैल्विन ने इसको डिस्कवरी की वजह से उनको 1961 के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो लाइट इंडिपेंडेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती। एटीपी और एनएडीपी इसको क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। C3 पाथवे में कहते हैं कि इसके आपको तीन स्टेप मिलते हैं बेटा। C3 पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको जो है तीन इसके स्टेप्स मिलते हैं। पहला आपके पास है कार्बन फिक्सेशन है, दूसरा आपके पास होता है रिडक्शन है बेटा, तीसरा जो आपके पास होता है वो होता है रीजनरेशन। तो तीन इसके आपको स्टेप्स मिलते हैं। रीजनरेशन, कार्बन फिक्सेशन है बेटा, रिडक्शन है और तीसरा आपके पास क्या होता है, ये रीजनरेशन होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, C3 पाथवे। लाइट की डायरेक्ट जरूरत इसके अंदर नहीं होती। इसके अलावा आपके पास जो लाइट रिएक्शन होता है हमने डिस्कस किया था, लाइट रिएक्शन होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है ये कहां पे होता है, स्ट्रोमा के ऊपर होता है। वेरी गुड। ये आपके पास जो डार्क रिएक्शन है ये होता है स्ट्रोमा के ऊपर। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जो है हमने यही चीजें देखी। इसके बाद अगर इसकी इक्वेशन देखें बेटा, CO2 के मॉलिक्यूल है 6 NADPH और 9 ATP के मॉलिक्यूल बन, आपके पास क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं और 6 NADP और यहाँ से 9 ATP 9 फॉस्फेट और 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से ये इक्वेशन आपसे समटाइम पूछ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन की इक्वेशन जो है आपके पास क्या होती है। बाकी इसकी जो डिटेल है C3 पाथवे हम साइकिल में डिस्कस करेंगे इसको। जी बेटा इसको थोड़ा सा जूम करें। अच्छा बेटा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे देखें आपको तीन इसके स्टेप्स नजर आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, रिडक्शन होता है और तीसरा आपके पास क्या होता है, रीजनरेशन होता है। अब ये यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये आपके पास ये रिएक्शन हो रही है, कौन सा होता है, ये लाइट रिएक्शन है और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। इस लाइट रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है और आपके पास क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है और इसमें आपको क्या चीज मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रहा है आपके पास, ऑक्सीजन मिल रही है। अब यही एटीपी और NADPH ये जा रहे हैं कैल्विन साइकिल के अंदर, ऊपर से आपके पास ये क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, CO2 आ रहा है। नीचे से आपके पास क्या चीज बन रही है बेटा, ये ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। अब यही जो कैल्विन साइकिल है इसी की हम डिटेल आगे जो है वो देखते हैं। लाइट रिएक्शन देख लिया था, कैल्विन साइकिल की डिटेल। अब देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें आपको कोई डायरेक्ट लाइट यहाँ पे इसको नहीं मिल रही, बल्कि एटीपी और NADPH की जो एनर्जी है वो इसको क्या हो रही है, वो प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट ये करना है कि तीन या जो ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है ये कार्बन एटम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कार्बन एटम को। तो तीन कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स एटम है आपस में मिलते हैं और यहाँ से आपके पास एक कंपाउंड आपके पास एक जो है ना वो कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है RUBP राइबोलेज बिसफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, ये RUBP राइबोलेज बिसफॉस्फेट आपके पास जो होता है ना वो एक कंपाउंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोलेज बिसफॉस्फेट होता है बेटा। अच्छा अब आपके पास जो राइबोलेज बिसफॉस्फेट होता है ये इसके आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इसके इसके साथ में क्या लगा हुआ है, ये 3 लगा हुआ है, मतलब 5 और 3 5 में कितना हो जाएगा, 15। मतलब कितने कार्बन है, 15 कार्बन आपके पास ये मौजूद है। अच्छा 15 कार्बन ये है, ऊपर से कितने कार्बन आपके पास आ रहे हैं, ऊपर से कितने कार्बन आपके पास आ रहे हैं, 3 कार्बन। ऊपर से आपके पास ये 3 कार्बन आ रहे हैं, 15 और ये 3 आपके पास कितना हो गए, 18 हो गए। अब ये राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बन एक साइड की मदद से मिल रहा है और इसके अंदर एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम है।
कौन सा एंजाइम है ये? तो विस्टो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की मदद से इसका ये एब्रिविएशन होता है राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसका एब्रिविएशन होता है मोस्ट अकरिंग प्रोटीन होती है अंदर नेचर के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपके पास क्या होता है? रुबिस्को होती है। तो ये RuBP बेटा CO2 के साथ मिलकर रुबिस्को एंजाइम की मदद से ये आपके पास फिर इसमें दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 फास्फोग्लाइसिलेट। एक 3 फास्फोग्लाइसिलेट इधर हो गया और एक आपके पास क्या हो गया? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक स्टेबल होता है अलग हो जाता है और एक क्या होता है वो इस साइकिल में क्या होता है वो कंटिन्यू रहता है। अब आपके पास ये 3 जब ये मिलते हैं तो 3 फास्फोग्लाइसिलेट बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 3 फास्फोग्लाइसिलेट। अब 3 फास्फोग्लाइसिलेट, अब यहाँ पे ये देखिए पहला स्टेप आपका जो कार्बन फिक्सेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कार्बन जो ऊपर से आई थी एटमॉस्फेयर से जो कार्बन आई थी वो अब प्लांट की बॉडी के अंदर फिक्स हो गई है। क्या हो गई? वो फिक्स हो गई। इसको क्या कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। यानी कार्बन फिक्सेशन के अंदर आपने क्या देखा? CO2 का मॉलिक्यूल्स आता है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके पास मिलते हैं RuBP के साथ मिलते हैं और आपके पास क्या बन जाता है? 3 फास्फोग्लाइसिलेट बन जाते हैं। अच्छा, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक को हम शो कर रहे हैं, दूसरा लेटर साइकिल में होता है, वो जो है ना वो साथ में रहता है। अच्छा, अब आपके पास जो 6 ATP के मॉलिक्यूल है ये मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं? 6 ADP। अब ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो 3 फास्फोग्लाइसिलेट से आपके पास फिर क्या बन जाता है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट। 3 फास्फोग्लाइसिलेट से आपके पास क्या बन रहा है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट। ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन ये 1 है और ये कार्बन नंबर 3, इसके ऊपर भी फॉस्फेट है, इसके ऊपर भी क्या है? फॉस्फेट है। इस वजह से इसका नाम देते हैं 1,3 बिस मतलब दो, फास्फेट मतलब फास्फोग्लाइसिलेट। तो ये आपके पास क्या है? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट। क्लियर हो गई ये चीज? उसके बाद आपके पास क्या है? 6NADPH। ये मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं? 6NADP बना देते हैं। तो ये 6NADP ये 6 फास्फेट आपके पास यहां से क्या होंगे? वो रिलीज होंगे। अब यहां से ये जो आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट ये आपके पास ये बन जाता है G3P ग्लाइसराल्डिहाइड फॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट से आपके पास क्या बन जाता है? ये ग्लाइसराल्डिहाइड। और ये जो फेज होती है इस फेज को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन रिड्यूस हो रही है तो उसकी तादाद में क्या हो रही है? कमी आ रही है। अब यही आपके पास जो 3 फास्फोग्लाइसिलेट है G3P है, इससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नीचे जो है ये आपके पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C3 एक कंपाउंड यहां से क्या होता है? रिलीज होता है और इससे आपके पास क्या बन जाता है? थोड़ा सा नीचे करो इसको। ये देखें आपके पास, ये देखें ये आपके पास ये C3 मॉलिक्यूल्स यहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां पे आपके पास क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है G3P। एक अलग निकल जाता है और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बना देता है। क्या बना देता है? आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। बाकी ये जो G3P बनता है ये G3P आप दोबारा आ जाता है, यहां पे आ जाता है। ये G3P अब यहां पे आ रहा है। अब ये G3P क्या करता है कि 3 ATP के मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज होते हैं और इससे क्या बन जाते हैं? 3 ADP के मॉलिक्यूल। इस एनर्जी को यूज करके ये आपके पास जो G3P था दोबारा किसमें तब्दील हो जाता है? राइबोलेज बिसफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील हो जाता है? आपके पास राइबोलेज बिसफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। मतलब दोबारा वही चीज आपके पास क्या साइकिल रेडी हो जाता है, आगे नया कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास क्या हो जाता है? वो रेडी हो जाता है। तो ये आपके पास ओवरऑल सारा जो है ना ये स्टेप होता है बेटा C3 फॉस्फेट। तो दोबारा हम इसको देखते हैं, 3 इसके स्टेप्स होते हैं। पहला आपके पास है कार्बन फिक्सेशन। CO2 का मॉलिक्यूल ऊपर से आता है, यहां से राइबोलेज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है और बिस्को एंजाइम की मदद से आपके पास क्या बन जाता है? 3 फास्फोग्लाइसिलेट बन जाते हैं। ये फिर ATP के मॉलिक्यूल को यूज करके आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिलेट बना देते हैं। ये फिर NADPH के मॉलिक्यूल को यूज करके आपके पास G3P बन जाता है। अब इसमें देखें, इसमें कार्बन फिक्स हुई थी, इसमें आपके पास कार्बन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। इसमें कार्बन रिड्यूस हो रही है, इसमें दोबारा रीजनरेशन का प्रोसेस है, दोबारा ये चीज आपके पास क्या हो रही है? वो बन रही है। तो ये देखिए आपके पास ये दोबारा ये चीजें आपके पास क्या हो रही है? RuBP दोबारा आपके पास क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाती है। अब आखिरी चीज देखिए इसके अंदर, इसके अंदर कितने ATP के मॉलिक्यूल आपके पास यूज हो रहे हैं? कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? 6 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? 9 ATP के मॉलिक्यूल ऐसे। और NAD के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि 9 ATP के मॉलिक्यूल ऐसे। अब NADPH कितना है बेटा? ये 6 NADPH है
लेकिन एक और चीज है, हमने कहा था कि 3 कंपाउंड्स, एक ये है, इसके साथ और कंपाउंड भी होते हैं, 3 बनते हैं ना, 2 बनते हैं, एक रहता है और एक क्या होता है, वो आगे चला जाता है। तो अब इसमें से 9 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? तो इसमें जो एटीपी यूज होते हैं वो 18 एटीपी यूज होते हैं, और एटीपी 18 यूज होते हैं बेटा, और एनएडीपीएच कितना यूज होते हैं इसके अंदर? ये 12 एनएडीपीएच इसके अंदर क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। तो ये बेटा आपका ये 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कि 12 इसमें जो एटीपी की मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 18 एटीपी की मॉलिक्यूल यूज होती है कैलोनियर डार्क रिएक्शन के दौरान, और आपके पास क्या होता है 12 एनएडीपीएच। अब इसी को हम C3 पाथवे कहते हैं, क्योंकि इसके 3 स्टेप्स आपको क्या आते हैं वो नजर आते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम देखेंगे आगे।